हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, आप लोगों ने CFT को पहले पढ़ रखा होगा। जितना आप लोगों ने पढ़ के रखा है, इस लेक्चर को देखने के बाद में एक बार आप कंपेयर करके देखना कि कितना डिफरेंस है आपके पढ़े हुए में और अब पढ़ने के बाद में। देखो, सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शायद आपको नहीं पता होगा, शायद आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। जो ये CFT थ्योरी होती ना, बेसिकली केमिस्ट्री की थ्योरी होती ही नहीं है। बड़े कमाल की बात है भाई, जो CFT होती है ये केमिस्ट्री की थ्योरी होती ही नहीं है। ये हमने फिजिक्स वालों से उधार मांगी है, फिजिक्स वालों के सामने हमने गिड़गिड़ाया है, भाई प्लीज हमारी थोड़ी मदद कर दो। VBT से हमारे आंसर नहीं निकल पा रहे थे, तो हम फिजिक्स वालों के पास मदद मांगने के लिए गए थे और वहां से ये थ्योरी हमने उधार ली है। भाई, क्या आपको इससे पहले ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? अगर पता था तो यस करें, नहीं पता था तो नो कर दीजिए भाई। ठीक है, चलो अब सुनना भाई, मैं आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जो बॉन्डिंग थ्योरीज होती है, देखो सबसे पहले मैं CFT को एक्सप्लेन करता हूं पूरा बोर्ड के ऊपर, और इसको एक्सप्लेन करने के बाद में मैं जो नोट्स केस से लिखने होते वो भी मैं नोट डाउन करवाऊंगा आप लोगों को। तो पहले 15-20 मिनट आप इसको समझने की कोशिश करें, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो भाई फिर इसके बाद में अपन नोट्स लिखेंगे भाई। ठीक है, चलो कोई भी CFT आपको पढ़ा दे, कभी जिंदगी में CFT पढ़ने का आपको मौका मिले, अगर आपको ये वाला तरीका मिल जाए तो समझ जाना भाई CFT बड़े शानदार तरीके से होती है। नहीं तो भाई कई टीचर CFT को रटवा देते हैं, कई टीचर CFT को रटवा देते, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो चलो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आप लोगों की दुआओं के साथ। चलो, दिस बॉन्डिंग थ्योरी, आप लोग पढ़ते हो बॉन्डिंग थ्योरीज, ओके, बॉन्डिंग थ्योरीज। अरे भाई बड़े कमाल की बात है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बॉन्डिंग थ्योरीज बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है VBT, जल्दी जल्दी देखो भाई, एक तो कौन सी होती है? VBT होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि आप लोगों ने पढ़ ली है। एक होती है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और एक होती है LFT, जिसको आप लोग MOT भी कहते हो। हाँ ना बोल दीजिए। देखो दोस्तों, मैं थोड़ी जानकारी VBT की देता हूं, और VBT की जानकारी देने के बाद में CFT के पास हम लोग चलते हैं। देखो VBT क्या बोलता है? VBT ये कह रहा था कि जो आपका लिगेंड होता है, लिगेंड और मेटल के बीच में क्या पाया जाता है? एक प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है, अजी थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। क्या हो जाता है? गुल्लू गुल्लू हो जाता है। इनके बीच में थोड़ा गुल्लू गुल्लू हो जाता है। गुल्लू गुल्लू का मतलब होता है ओवरलैपिंग हो जाती है। क्या होता है भाई? लिगेंड के जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है और मेटल के खाली ऑर्बिटल के अंदर थोड़ा थोड़ा हो ही जाना है। तो थोड़ी थोड़ी जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो यहां पे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझने की कोशिश करना भाई, क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, समझने की कोशिश करना। ठीक बात है। अब जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ये एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है भाई? कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो VBT क्या बताती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं आपको और आगे लेके चलूं। देखो एक बात बता दीजिए कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मैं बात करता हूं, देखो ऐसा होने के लिए मेटल क्या इसके पास शेयरिंग करने के लिए आता है? ये लिगेंड है और ये मेटल है, ये लिगेंड है और ये मेटल है। ये मेटल इसके पास में आएगा शेयरिंग करने के लिए, और शेयरिंग करने के बाद में अपने खाली ऑर्बिटल्स की और इनके बीच में क्या हो जाती है? ओवरलैपिंग हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अरे मेटल को क्यों आवश्यकता पड़ी शेयरिंग करने की? और मेटल कभी शेयरिंग करता ही नहीं है, मेटल कभी शेयरिंग करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि मेटल जो होता है उसके पास में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो तो बांटता फिरता है, ले भाई तू ले इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तू ले तू ले तू ले, इलेक्ट्रॉन्स को बांटता फिरता है भाई। तो मेटल को क्यों आवश्यकता पड़ी कि वो शेयरिंग टेयरिंग करे? तो मेटल कभी शेयरिंग करता ही नहीं है, कभी जिंदगी में शेयरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर मानो मैं नॉन मेटल की बात करूं, जैसे कार्बन की बात कर लेता हूं, तो कार्बन आता है Cl के पास में और यहां पे थोड़ा गुल्लू गुल्लू होता है। तो गुल्लू गुल्लू होने के बाद में, गुल्लू गुल्लू मतलब ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होने के बाद में यहां पे एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता
जाता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। नॉन मेटल के केस में ये बात हमको पल्ले पड़ती है, लेकिन आप मेटल को शेयरिंग करवाने के लिए भेज रहे हो। अरे बेवकूफ इंसान थोड़ी ना, अपन मेटल के पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फिर अपन उसको शेयरिंग करवाने के लिए भेज रहे। तो एक बात मैं आपको कमाल की बताता हूं भाई, मेटल कभी शेयरिंग करता ही नहीं है, मेटल कभी शेयरिंग टेयरिंग करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखो वीबीटी क्या एक्सप्लेन करती है, वीबीटी ये एक्सप्लेन करती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो एक बॉन्ड बना है ये एक प्रकार का पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है कि लिगेंड के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक प्रकार का पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन ये अपनी बातों को सहमत, ये अपनी बातों को एक्सप्लेन कर ही नहीं सका, मेटल कभी जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए। तो बहुत सारी बातों तक, मतलब ये बहुत सारी बातें इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरफुल हो रहे थे, वीबीटी लगा रहे थे वो कलरलेस आ रहे थे, कई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो रहे थे, वीबीटी लगा रहे थे वो डायामैग्नेटिक आ रहे थे। तो इस तरीके से वीबीटी एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फेल्योर थ्योरी होती है। तो बहुत सालों तक घमासान चलता रहा, बहुत सालों तक हम लोग परेशान, केमिस्ट्री वाले परेशान होते रहे। फिर हम लोग गए भाई फिजिक्स वालों से मदद मांगने के लिए। सीएफटी जो एक थ्योरी होती है वो होती है भाई सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी। बड़े कमाल की बात है भाई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी होती है भाई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी होती है। ये थ्योरी हम लोगों ने उधार ली है, ये थ्योरी हम लोगों ने उधार लिए। अरे भाई हमारे आंसर नहीं आ पा रहे थे, हम लोग सीएफटी, हम लोग फिजिक्स वालों के पास गए कि ए फिजिक्स वालों आप लोग हमारी मदद कर दीजिए, वीबीटी से हमारे आंसर नहीं निकल पा रहे हैं। तो फिजिक्स वाले बड़े दयालु थे, उन्होंने हमारी मदद की। देखो आपको पता नहीं होगा कि भाई सीएफटी एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है, और फिजिक्स के अंदर आप सब लोग जानते हो, मैथमेटिक्स के कई बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे, फिजिक्स के अंदर जो सॉलिड होते हैं, फिजिक्स के अंदर जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिड को आप लोग क्या मानते हो? आयनिक क्रिस्टल मानते हो। क्या मानते हो बेटा जी? आयनिक क्रिस्टल मानते हो। हाँ ना बोलो बेटा जी। देखो फिजिक्स सॉलिड स्टेट हम लोग भी डील करते हैं, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी जाती है, लेकिन वहां पर इतना डिटेल नहीं होता जितना कि फिजिक्स के अंदर होता है। देखो बेटा जी, फिजिक्स के अंदर किसी सॉलिड को आयनिक क्रिस्टल माना जाता है। आयनिक क्रिस्टल का मतलब होता है कि भाई ये कोई आपका लिगेंड है और ये आपका कोई मेटल है। लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन्स अधिक है और मेटल के पास में खाली ऑर्बिटल्स है। बेसिकली क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो ये बॉन्ड बना है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। भाई कमाल की बात है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, समझने की कोशिश करना भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फिजिक्स वालों। अरे भाई एक बात बताना, अगर आप किसी फिजिक्स वालों के पास जाओगे कि आप लोग ऐसे बोलोगे कि जो सोडियम NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो Na+ और Cl- में ओवरलैपिंग से बनता है, तो फिजिक्स वाला बोलेगा सर बेवकूफ इंसान है, पागल है क्या, दिमाग तेरा सटक तो नहीं गया ना भाई? वो जानता ही नहीं ओवरलैपिंग क्या होती है। वो बस इतना जानता है जब दो अपोजिट पार्टिकल, जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके अंदर आयोनिक इंटरेक्शन पाया जाता है। देखो दो अपोजिट चार्ज का मतलब होता है एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो एक डिस्टेंस के बाद में उनके बीच में आयोनिक इंटरेक्शन होता है। तो बेसिकली ये सीएफटी क्या बताती है, लिगेंड और मेटल के बीच में प्योरली आयोनिक बंध पाए जाते हैं। लिगेंड और मेटल के बीच में प्योरली आयोनिक बंध पाए जाते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, जो लिगेंड और मेटल होते हैं इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, ये प्योरली आयनिक बंध होते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड की बात ही नहीं करता। क्या होते हैं? प्योरली आयनिक बंध होते हैं। क्या होते हैं? प्योरली आयनिक बॉन्ड होते हैं। समझने की कोशिश करना भाई, एक्सप्लेन करता हूं कैसे। ये क्या कहता है, लिगेंड और मेटल जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं इन दोनों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। जो भी क्या होता है, प्योरली आयनिक बंध होता है। ये सीएफटी कोवलेंट बॉन्ड की तो बात ही नहीं करता। तो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, फायंस का नियम। फायंस का नियम क्या बोलता है कि कोई भी आपका दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल आयनिक हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर पाई जाते हैं, कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर मौजूद होते हैं। ठीक है भाई,
भाई इतने ज्यादा नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो कोवलेंट कैरेक्टर पा ही जाते हैं। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। सीएफटी में क्या होता है, किसी सॉलिड को एक आयनिक क्रिस्टल माना जाता है, और आयनिक क्रिस्टल का मतलब होता है जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके मध्य कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। अरे फिजिक्स ओवरलैपिंग की बात ही नहीं करता, फिजिक्स बस इतना सा बताता है भाई, जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके मध्य आयोनिक इंटरेक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोनिक इंटरेक्शन पाया जाता है, ओनली प्योरली आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो सीएफटी क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात ही नहीं करता, ना कोवलेंट बॉन्ड की बात करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आई आपको बात समझ में आई? लेकिन आप लोग फायंस का नियम जानते हो, फायंस बाबा की जय हो भाई। फायंस का नियम क्या बोलता है? दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल प्योरली आयनिक हो ही नहीं सकता है, बट ये क्या कहता है? प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। तो जाहिर सी बात है ये कहता है, ये क्या सही है क्या गलत है अपने को अभी तक नहीं पता। ये सही गलत थी, इसको मैंने गलत साबित किया, ये भी गलत साबित हो जाएगी। एलएफटी अपने जो मैक्सिमम आंसर होते हैं उनका जवाब दे देती है। ठीक है, चलो वो अभी इसको बाद में डील करेंगे। तो ये बेसिकली सीएफटी होती है। तो सीएफटी के बारे में जो पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखना जी भाई, देखो आयनिक बंध बनने के लिए सुनना प्यारे विद्यार्थियों, लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और मेटल कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मेटल पॉजिटिव होनी चाहिए, तब तो इनके मध्य आयोनिक इंटरेक्शन पाया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को मैंने पहली क्लास में बताया था कि भाई कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे लिगेंड से मिलकर बने होते हैं जिनके अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है। अरे H2O देख लो, अरे NH3 देख लो, अरे EN देख लो, मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे आप लोगों को इस प्रकार के लिगेंडों के द्वारा मिलकर बनेंगे। तो जब इनमें इन लिगेंडों में नेगेटिव चार्ज है ही नहीं तो किस तरीके से आयोनिक इंटरेक्शन पाया जा सकता है? तो इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखना प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखना सब लोग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं ये NH3 है, ठीक है, ये NH3 लिगेंड है, ठीक है भाई, ये NH3 लिगेंड है और ये मेटल का पॉजिटिव चार्ज है। जब इसके पास में नेगेटिव है ही नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अरे NH3 एक डाइपोलर मॉलिक्यूल होता है, इसका कुछ ना कुछ डाइपोल होता है। हाँ ना बोलो बेटा जी। डाइपोल लेक्चर देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट केमिकल बॉन्डिंग में जाइए और वहां पे डाइपोल का 50 मिनट का लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं क्या होता है। देखो डाइपोल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है जी, डाइपोल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। यहां पे देखने के लिए डिटेल के अंदर वो लेक्चर जाके देखें, ठीक है। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है? NH3 के पास में दो पोल मौजूद होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो एक बात बता दो भाई, एक बात बता दो, यहां पे क्या आयनिक इंटरेक्शन हो गया क्या? अजी हो गया ना आयनिक इंटरेक्शन। तो ये CFT यही तो कहता है। लेकिन एक बात बताओ, ये तो कौन है भाई? ये तो पोलर है। कौन है भाई? ये पोलर है। और ये क्या है? आपका एक चार्ज है। तो जो आपकी CFT होती है, CFT लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज मानती है। क्या मानती है? पॉइंट चार्ज मानती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये बेसिकली आपकी CFT होती है। एक एक बात समझने की कोशिश करना आप सब लोग। CFT क्या कहती है? CFT ये बोलती है लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो प्योरली आयनिक होता है। और ये बात हमें गले नहीं पड़ती, ये बात हमको सुहाती नहीं है, ये बात हमको भाती नहीं है, ये बात हमको लुभाती नहीं है। क्योंकि आप फायंस का नियम भी जानते हो। फायंस का नियम क्या बोलता है कि दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिख जाए, कंप्लीटली आयोनिक तो हो ही नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। तो पहली बात क्या होती है CFT की? CFT की पहली बात होती है लिगेंड और मेटल के बीच में कंप्लीटली आयोनिक बंध पाए जाते हैं। दूसरी वाली बात, लिगेंड और मेटल कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करता। लिगेंड और मेटल कभी भी अतिव्यापन नहीं करता। अतिव्यापन VBT के अंदर होता है। CFT एक फिजिक्स की थ्योरी है और फिजिक्स में अतिव्यापन का कोई महत्व नहीं होता। फिजिक्स सिर्फ इतना बताती है जब लिगेंड और मेटल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो लिगेंड पर सामान्यतः नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनके मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। लेकिन आप लोग ये जानते हो कि बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उदासीन लिगेंडों के द्वारा बने होते हैं, जैसे कि H2O, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि EN। तब क्या होता है? तब उस केस के अंदर इन लिगेंडों का कुछ ना कुछ डाइपोल होता है, कुछ ना कुछ इनका डाइपोल होता है। तो डाइपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज। ये इसका नेगेटिव पोल, ये इसका पॉजिटिव पोल और ये मेटल का पॉजिटिव चार्ज। इनके मध्य क्या होता है? आयोनिक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है बेटा जी? आयोनिक इंटरेक्शन होता है। तो यहां पे कौन सा आयन इंटरेक्शन?
आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये आयन, ये डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन एक प्रकार का आयोनिक इंटरेक्शन ही होता है। लेकिन और क्या बात बताती है, और बात समझने की कोशिश करना, अतिव्यापन के बारे में कुछ बात नहीं बताती। और क्या बोलती है, जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, समझने की ये बात बड़ी कमाल की बात है भाई। जो आपके डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक क्या होते हैं, डी जनरेट कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, डी जनरेट कक्षक होते हैं। डी में आप जानते हो 5 डब्बे पाए जाते हैं, और 5 डब्बे क्या क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। डी कक्षक में जो 5 डब्बे पाए जाते हैं उन सभी की एनर्जी सेम होती है। क्या होती है, समान एनर्जी होती है। जब कोई लिगेंड इनके नजदीक आते हैं, जब कोई लिगेंड इन डी कक्षकों के नजदीक आते हैं तो ये डी कक्षक स्प्लिट हो जाते हैं, ये डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं। दो सेट के अंदर विपाटित हो जाते हैं, एक तो T2G और एक EG। T2G होता है ट्रिपली डिजेनरेट और EG होता है डबली डिजेनरेट होता है। ठीक बात है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो विपाटन हुआ है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग, और इसके लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है या जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यस और नोट, ये बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको नोट डाउन करवाता हूं एक एक, ठीक है। आप लोग समझ चुके हो, और अभी जो अब ये तो समझने वाली बातें थी, अब मैं आपको नोट्स राइट करवाता हूं बढ़िया तरीके से, करेक्ट। चलो आपको मजा आया होगा भाई, खतरनाक वाला टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक। केमिस्ट्री का टॉपिक है ही नहीं, फिजिक्स का टॉपिक है। चलो हाँ, तो चलिए गाइस, आप लोगों ने अभी CFT को समझा। अब मैं CFT के बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो नोट्स होते हैं, मैंने यहां पे राइट किए हैं। जो देखना आप सभी लोग, जो पहला पॉइंट होता है वो ये पॉइंट होता है कि जो CFT सिद्धांत होता है वो बेथे एवं वोन विक के द्वारा दिया गया। CFT सिद्धांत बेथे एवं वोन विक के द्वारा दिया गया, और CFT एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी होती है, केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं होती। सेकंड पॉइंट क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार धातु एवं लिगेंड के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। धातु एवं लिगेंड के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, क्योंकि फिजिक्स के अनुसार जब दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके मध्य आयोनिक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि फिजिक्स अतिव्यापन की बात ही नहीं करती। थर्ड पॉइंट वही है। तीसरा पॉइंट देखो, धातु एवं लिगेंड के बीच में अतिव्यापन नहीं होता। एक बात बताओ, अगर अतिव्यापन होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अतिव्यापन होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन यह अतिव्यापन की बात ही नहीं करता। इसका मतलब इसमें सहसंयोजक बंध अनुपस्थित होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो आपका लिगेंड होता है उसको एक पॉइंट चार्ज माना जाता है। क्या माना जाता है, पॉइंट चार्ज माना जाता है, ठीक है। मेटल पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो किस तरीके से वो नेगेटिव बनता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि उस न्यूट्रल लिगेंड का कुछ ना कुछ डाइपोल होता है, तब आयन डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। जो CFT सिद्धांत है केवल D कक्षकों की चर्चा करता है, ये ना S कक्षकों की बात करता है और ना P कक्षकों की बात करता है। ये भी एक फेल्योर थ्योरी है। ये सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं करती है, सारी बातों को एक्सप्लेन तो LFT करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं। जो आपके D कक्षक होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा D कक्षकों के अंदर 5 डब्बे पाए जाते हैं कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 एंड 5। तो D कक्षक होते हैं। इन D कक्षक, ये जो D कक्षक होते हैं ये होते डीजेनरेट कक्षक। क्या होते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, जो इनकी एनर्जी होती है, जो इनकी ऊर्जा होती है वो समान होती है। और जब लिगेंड इन डीजेनरेट D कक्षकों के पास में आते हैं तो इन D कक्षकों में विपाटन हो जाता है, स्प्लाइटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो D कक्षक दो सेट के अंदर टूट जाते हैं, एक तो T2G कक्षक और एक EG कक्षक। T2G कक्षक ट्रिपली डिजेनरेट होते हैं, इसका मतलब इसमें 3 डब्बे होते हैं, और EG कक्षक डबली डिजेनरेट होते हैं, इसमें 2 डब्बे पाए जाते हैं। T2G के अंदर आप इंक्लूड करोगे DXY, DYZ एंड DZX, और EG कक्षक में आप इंक्लूड करोगे DX2-Y2 एंड DZ2। यस और नोट। जो D कक्षकों में ये विपाटन हुआ है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड विपाटन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और इस विपाटन में जिस ऊर्जा की रिलीज होती है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE के नाम से जाना जाता है। अब इनकी शेप क्या होती है, DXY कैसे दिखता है, DYZ कैसे दिखता है, DZS ये तो कैसे दिखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो ये बेसिकली होता है, देखो यहां बनाता हूं भाई मैं,
शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो छोटे छोटे बनाता हूं, देखो सबसे पहले dxy बनाता हूं भाई मैं। dxy कैसे बनेगा समझने की कोशिश करना भाई। अरे प्यारे छात्रों, ये मैंने बना दिया dxy। ये क्या बना दिया मैंने? dxy। आप लोग जानते हो जो d कक्षक होते डबल डंबल शेप होते, ये x ले लिया मैंने और यहां पे ये मैंने y ले लिया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ठीक है। अब मैं बनाना चाहता हूं dxy, बना दिया मैंने। dyz बनाना चाहता हूं तो सेम कहानी, ये इनके जो एक्सिस होती है इनके अनुदिश नहीं होते, ये इनके साइड के अंदर मौजूद होते हैं। ये x ले लिया मैंने और ये z ले लिया, तो ये क्या बन गया? dxz बन गया। अब मैं बनाना चाहता हूं dyz, तो सेम कहानी, ऑर्बिटल तो वही रहेगा। देखो भाई ये y ले लिया और ये z ले लिया, तो ये क्या बन गया? dyz बन गया। यस और नॉट? ये तो हो गए सारे, ये तो होते हैं भाई T2G कक्षक। कौन से होते हैं? T2G कक्षक। EG कक्षक की जब मैं बात करता हूं तो EG कक्षकों के अंदर होता है एक तो dx² जो कि अक्ष के अनुदिश होते हैं, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, और इसका नाम होता है dx² और एक आपका होता है dz², और वो कुछ इस तरीके से बना होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है प्यारे विद्यार्थियों। दिस वन इज dz²। क्या होता है ये? dz², और इन दोनों को हम कहते हैं EG कक्षक। क्या कहते हैं? EG कक्षकों के नाम से जाना जाता है। तो ये D कक्षक या CFT का इंट्रो था भाई, या CFT की कंप्लीट कहानी थी। अब किस तरीके से D कक्षकों में विपाटन होता है, ऑक्टाहाइड्रल में विपाटन कैसे होता है, चतुष्फलकीय में कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर के अंदर कैसा होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप सब लोग देखिएगा, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है तो बड़े शानदार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है भाई मैंने, और आपको समझ में भी आया होगा भाई। शानदार तरीके से सब कुछ बता दिया है। सो देखो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लेना, और अगर लेक्चर सच में पसंद आया है, देखो जो शुरू में जो CFT की बातें बताई है ना, वो बड़ी शानदार बातें थी। वो बताने के बाद में उन्हीं को तो मैंने लिखा है। ओके, सो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस लेक्चर को आपने काफी इंजॉय किया होगा, और आप लोग प्लीज इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा प्लीज, देखो मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं तो प्लीज आप एक शेयर जरूर कर सकते हो। प्लीज आप सभी लोगों को प्लीज गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, जो भी आप सोशल साइट यूज करते हो सब में शेयर करो, और केमिस्ट्री के बच्चों को इस जो आपका चैनल है इस पर जुड़ने के लिए बोलिए। आप लोग देख ही रहे हो, हम जितना हो सकता है नए नए लेक्चर अपलोड करते हैं, और काफ़ी हद तक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे मालूम चलता है बच्चों के कमेंट से, और बच्चों की मतलब जो रिस्पॉन्स जो आ रहा है ना, वो अच्छा काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है अपने चैनल का। सो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, और यूं ही मुस्कुराते रहें। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।